सो वेलकम यू ऑल। उत्तराखंड पीसीएस, चाहे आप अपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, लोअर का है या किसी और उत्तराखंड के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए अपनी एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसका ये लेक्चर सेकंड है। इसमें हम उत्तराखंड स्पेशल देखते हैं फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के लिए आपको देखना है तो अपना एक कंप्लीट ज्योग्राफी करके एक 8 से 10 घंटे की वीडियो है, उसमें थोड़ा डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या है, हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और मान के चलना कि प्रीलिम में जितना भी पूछेगा वो इस सीरीज से आपका सारा कवर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं छूटने वाला है विद कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या करना है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको अपनी साइड से उस बुक को उठाना है और इस वीडियो को देखने के बाद 15 मिनट बस उस चैप्टर को एक बार देख लेना है, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ नहीं करना। चलिए, तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना वो है क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। अब क्लाइमेट, पहली चीज इन जनरल मैं आपको समझाता हूं कि क्लाइमेट है क्या। जलवायु, तो देखिए इसमें एक तो वायु है और एक जल है। जल मतलब पानी, वायु मतलब एयर। तो हवा में कितना पानी है बेसिकली, तो इसका मतलब यही है। बट हम जब डीपर सेंस में जाएंगे तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं कि देखिए जलवायु। अब जलवायु के साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट चलता है कि फिर वेदर क्या है, मौसम क्या है। वेदर क्या है, मौसम। तो मौसम क्या होता है, जो भी रेगुलर हम देखते हो कि आज का सुबह इतना टेम्परेचर था, दोपहर इतना है, शाम को इतना है, तो वो आज का मौसम है। कल का है, ऐसे ही अगले दिन करते करते आपने महीने भर का देखा, फिर साल भर का देखा, और ऐसे ऐसे जब आप एवरेज निकालते हो 30 साल का, तब उस 30 साल के मौसम को ही बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट तो कुछ अलग नहीं है, बट हाँ ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है और ये लॉन्ग टर्म है। ठीक, अब मैं आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन, क्या एक इंडेक्स बनाना है और उस इंडेक्स को ध्यान रखना कि क्लाइमेट देखिए डिपेंड किस चीज पे करती है। डिपेंड किस चीज पे करती है क्लाइमेट, फैक्टर भी बोल सकते हैं, कारक हिंदी में इसको बोलते हैं। कारक क्या है, ओके, कारक। तो पहला कारक आप लिखना टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान जिसको बोलते हैं। तापमान डिसाइड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वहाँ की क्लाइमेट किस प्रकार की होगी। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये अपनी अर्थ है पूरी, ठीक, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, नीचे। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो ये हमने कैसे डिटरमाइन किया कि देखिए यहाँ पे ये सूरज है, सन है, सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इधर पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा रिलेटिवली, यहाँ पे और कम रहेगा, और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ही कम रहेगा, ठीक। इसको आप ऐसे समझो कि किसी ने एक टॉर्च जलाई है यहाँ से, तो उसकी रोशनी बस यहाँ तक ही जा पा रही है। तो जहाँ तक रोशनी जा रही है वहाँ तक आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वो पूरा टेम्परेचर उसका गर्म है, जो नहीं दिख रहा है वो ठंडा है। सिंपल सा तो यही है। दूसरा पॉइंट क्या है, चलिए टेम्परेचर अभी देखेंगे, इन सबको हम डिटेल में। उत्तराखंड को भी इन्हीं सब पैरामीटर के हिसाब से 6 अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, लेकिन उसके पहले हम इसको समझते हैं टेम्परेचर। दूसरा क्या फैक्टर होता है, वो होता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है, अब आप मानिए एक चीज समझना, आप एक कंट्री मैं बोलता हूं कि यहां पर है, सपोज कोई एक कंट्री है जो यहां पर है, दूसरा मैं बोलता हूं रशिया। तो आप बताइए मुझे कि किस कंट्री का टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ तक रोशनी आ रही है तो इसी का होगा, इसका कम होगा। ये समझ में आती है बात। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि देखिए जैसे ही हम, ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी आ रही है, इसके जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है।
ठीक है, हम नीचे भी जाएंगे तो रिलेटिवली टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जाएगा। तो यहाँ जितने देश होंगे वहाँ पे टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो लैटिट्यूड भी एक तरह से डिसाइड कर रहा है, ये एक लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, हर कोई एक लैटिट्यूड ही है। तो ये भी डिसाइड कर रहा है। और क्या डिसाइड करता है? तीसरा है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। हाइट कैसे डिसाइड करती है? चलिए, आप इस रीजन में हो तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे गर्मी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन है, क्या नाम है उसका? माउंट किलीमंजारो, एकदम इक्वेटर पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। क्या नाम है इसका? माउंट किलीमंजारो। इसमें क्या है, ऊपर इसमें बर्फ पड़ी हुई है। तो अब आप बताइए कि यहाँ तो देखिए 12 महीने तेज धूप है, ज़्यादा गर्मी है, तो फिर यहाँ पे बर्फ कैसे पड़ गई है? इक्वेटर में मैं आपसे बोलता हूँ कि बर्फ होगी क्या, आप बोलोगे नहीं, इक्वेटर पे तो बर्फ हो ही नहीं सकती। लेकिन इक्वेटर पे ही, क्योंकि एक माउंटेन है जिसकी हाइट ज़्यादा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता है, जिसकी हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे धीरे 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 ऊपर हवा ठंडी होती जाएगी और एकदम टॉप पे बर्फ आपको मिल जाएगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल के लिए समझो, आप अभी उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश प्लेन में है, आप थोड़ा सा ऊपर देहरादून जाते हो, देहरादून और ठंडा है। थोड़ा और ऊपर जाते हो मसूरी, मसूरी थोड़ा सा रिलेटिवली और ठंडी रहेगी। आप और ऊपर पहुंचते हो, इसके कहाँ पहुंचते हो? सपोज पहुंच जाते हो आप रुद्रप्रयाग, ठीक है, आप चोपटा पहुंच जाते हो, तो वो थोड़ा और ठंडा है। चोपटा से भी आप ऊपर जा रहे हो, तुंगनाथ जा रहे हो सपोज, तो वो और ठंडा है। तुंगनाथ से भी आप ऊपर निकल जाते हो चंद्रशिला पे। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो अब आप एक चीज़ समझना कि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी है। इंडिया को आप मान लो, तो इंडिया अगर अभी हमें लगता है कि काफ़ी बड़ा है, जब पूरे ग्लोबल इमेज आप देखोगे, वर्ल्ड मैप देखोगे, तो उसमें तो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसमें भी यूपी उत्तराखंड तो और छोटा है। तो देखिए, इतने छोटे से एरिया में गर्मी है प्लेन रीजन में, और पहाड़ पे क्या है, ठंड है। वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है कि देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे गर्मी है, लेकिन इक्वेटर पे अगर आप ऑल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो ठंडक भी है। तो कोई आपसे एक जनरलाइज स्टेटमेंट पूछ लेता है कि बताइए इक्वेटर पे हमेशा गर्मी ही रहेगी, इक्वल, ठीक है, मीन्स ऑलवेज। तो ऑलवेज आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज देर इज़ अ रीजनल वेरिएशन एज पर ऑल्टीट्यूड। मीन्स जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो वो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते ही हैं कि भाई क्यों होता है ऐसा। कि देखिए, सूरज है, सूरज की रोशनी, चलिए इसमें आगे समझते हैं। आप एक चीज़ समझो, ये सन है। आप कुछ लोग बोलेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि देखिए सनलाइट है, तो सन की जो रेज है सबसे पहले तो वो पहाड़ पे पहुंचेंगी, क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं। ठीक, तो इसको पहले गर्म होना चाहिए, तो इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ये सूरज के ज़्यादा पास है ना। लॉजिक तो भाई यही कहता है। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि जो ज़मीन है, सन रेज यहाँ पे पहुँचती हैं, ठीक, और इसको गर्म करती हैं। जब ये तल इसका गर्म होता है तो ठीक इस तल से जो गर्मी उठती है वो बाकी के वातावरण को गर्म करती है। ठीक, मीन्स वातावरण क्या है, यहाँ से जो सनरेज आ रही हैं उनसे गर्म नहीं होता। गर्म कैसे होगा? जब ये वापस जाएंगी, ठीक, तो ये वापस जाती हुई ये गर्म करती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, इसको लाल से रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है क्योंकि सबसे पहले ये गर्म हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी रिलेटिवली कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ और कम है, कम है, और ऊपर जाके यहाँ पे एकदम बर्फ आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये लॉजिक है। 1 सेकेंड, चलो। आप में से ज़्यादातर लोग अगर देहरादून गए हो, कभी देखा हो आपने, तो देहरादून में क्या है, देहरादून पूरा एक बाउल शेप है, कटोरी की तरह है, ठीक है।
एक कटोरी की तरह है, स्टेडियम की तरह है, उसके चारों तरफ या एटलीस्ट 3 तरफ पहाड़ ही हैं। इस तरह से ही तो है देहरादून। तो होता क्या है, अब आपको लगेगा कि देखिए जो सनलाइट आती है तो पहले तो वो मसूरी आती है एक तरीके से, तो मसूरी में ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, नहीं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये सनलाइट आएगी और आके इस दून की घाटी को गर्म करती है, और यहाँ से फिर हवाएं उठती हैं और ये धीरे 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 यहाँ पहुँचती हैं, तब ये गर्मी करती है। ठीक है, तो ये हम समझते हैं ज्योग्राफी में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या फिर जो वर्टिकल रेडिएशन होती है, तो ये आपको समझ में आया। तो ऑल्टीट्यूड समझ में आया कि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से कैसे होता है। 1 सेकेंड। इसके बाद क्या फैक्टर आता है, इसके बाद एक फैक्टर आता है रेनफॉल, बारिश। बारिश भी डिटरमाइन करती है कि यहाँ पे किस तरह की क्लाइमेट होगी, है ना। सपोज एक कॉन्टिनेंट है, सपोज ये अफ्रीका है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इधर बारिश ज़्यादा है तो यहाँ की अलग क्लाइमेट है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है तो इस तरह से है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये क्या है, पूरा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है यहाँ पे। तो सेम लैटिट्यूड पे है, ऑल्टीट्यूड भी सेम है, टेम्परेचर भी एक तरीके से देखिए सनलाइट लगभग सब पे इक्वल ही पड़ रही है। तो जो 3 हमने फैक्टर देखे, देखिए टेम्परेचर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, तो इधर देखो टेम्परेचर भी लगभग इनका सबका सेम ही है, ठीक, एक ही लैटिट्यूड पे हैं सब, तो टेम्परेचर भी है, दूसरा लैटिट्यूड भी है, तीसरा ऑल्टीट्यूड भी लगभग सेम है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेनफॉल ज़्यादा है, इधर रेनफॉल ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, और कम है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ रेगिस्तान है। समझ में आई बात। तो रेनफॉल भी डिसाइड करती है। और क्या डिसाइड करती है, रेनफॉल के बाद आता है 5वें नंबर पे वेजिटेशन। वेजिटेशन भाई, वेजिटेशन भी डिसाइड करती है क्या, तो ऑब्वियसली करेगी। देखिए कहीं पे पेड़ है, सपोज ये पेड़ है, ठीक, और ये यहाँ पे घास है या फिर नहीं है पेड़ यहाँ पे, तो अगर बादल बनेंगे भी, गर्मी होगी भी, और गर्मी होने के बाद बादल बने तो बादल वो बरसेंगे इधर ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन है, एक ट्रांसपिरेशन हो रहा है यहाँ से, इवेपो ट्रांसपिरेशन, और यहाँ तो ये बंजर है पूरा, यहाँ नहीं बरस रहे हैं। तो वेजिटेशन भी इफेक्ट करती है, अफेक्ट करती है किसको, वहाँ की क्लाइमेट को। लास्ट में क्या है, छठा क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर नहीं, इसको आर्द्रता बोल सकते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी की भाई हवा में कितना मॉइस्चर है, कितना पानी है एक तरीके से। तो अगर हवा एकदम शुष्क है, शुष्क किसके बोलेंगे, ड्राई को बोलेंगे। अगर ड्राई है, सूखी है, तो सूखी हवा आप समझो कितना एक तरह से ड्राइनेस वो फैलाती चलती है। जबकि अगर उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेडन विंड है, तो वो ऊपर जाएंगी धीरे धीरे धीरे, चाहे कितनी ही गर्म हो, एक टाइम पे जाके वो बादल बन के बरस जाएंगे वहीं पे। सूखी है तो वो वैसे परेशान करती है। तो मॉइस्चर भी इफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि सपोज ये इंडिया है, अब आप बताइए यहाँ सब में गर्मी है, हम बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया में गर्मी होती है, तो मैं आपसे बोलूँ कि आप लोगों को मैं ऑप्शन देता हूँ, गर्मी तो है, जून के महीने में जाना है, तो आप मुंबई जाना चाहोगे या इधर तेलंगाना का कोई रायलसीमा वाला रीजन। सेम लैटिट्यूड है, सेम ऑल्टीट्यूड है, सनलाइट भी उतनी है, सेम महीना है, आप बोल सकते हैं कि चलिए पेड़ भी यहाँ पे उतने ही हैं, तो आप कहाँ जाना चाहोगे। ये है रायलसीमा तेलंगाना का, ये है मुंबई। तो आप लोग नेचुरली बोलोगे कि भाई मुंबई जाएंगे या फिर गोवा, ठीक है। क्यों, आप समझो, क्योंकि ये चारों तरफ क्या है, इसके सी है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब क्योंकि ये सी है तो यहाँ से क्या है, जो हवा है तो वो इन पानी के कणों को यहाँ लेके जाएगी और एक तरह से यहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलाएगी। मीन्स कुल मिला के
कि पानी का एक फव्वारा आपके ऊपर इधर छोड़ेगी मुंबई में और इसको थोड़ा सा ठंडा रखेगी। यहाँ तक ये पहुँच पाएगी तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसको गर्म ही रखेगी। तो आप समझे कि ह्यूमिडिटी की भी क्या वैल्यू है। तो ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन, टेम्परेचर, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, रेनफॉल। फिर इसी को बोल देते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी भी। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होती है? कॉन्टिनेंट है कोई, कॉन्टिनेंटैलिटी भाई अगर कॉन्टिनेंट में है, सपोज यहाँ पर है, इसका जैसा एग्जांपल था, क्योंकि ये देखिए पूरा एक तरह से इस कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से हवा आएगी तो सूखी रहेगी, यहाँ से आएगी तभी भी सूख जाएगी, इधर से आएगी तभी भी, तो ये क्या है, फंसा हुआ है। तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादातर ज़्यादा रहती है, एक पर्टिकुलर टाइप की क्लाइमेट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम उत्तराखंड पे। यही ज़रूरी था आपको उत्तराखंड समझने के लिए कि सपोज अब हम उत्तराखंड स्टार्ट करते हैं, उत्तराखंड की क्लाइमेट। तो क्लाइमेट आप समझो क्या है क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ उत्तराखंड। क्लाइमेट के लिए चलिए उत्तराखंड का मैप हम ले लेते हैं। ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। दिख रहा है आपको, सही से दिख रहा है। चलिए इसको चलिए इधर रखते हैं, ये आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल होगा। हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट के लिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे फालतू में कि भाई वेजिटेशन है, क्योंकि मैंने वेजिटेशन बताया। फिर दूसरा कुछ बोलेंगे कि नहीं नहीं ऑल्टीट्यूड ज़्यादा, मीन्स मैं आपसे पूछता हूँ कि जितने भी फैक्टर मैंने बताए उसमें से आपको एक फैक्टर टिक करना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी एक विशेष जगह की क्लाइमेट के लिए, सपोज मैं आपसे बोलता हूँ ये इंडिया ही है, चलिए इस रीजन की या किसी भी रीजन की क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए एक फैक्टर आपको बताना है। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, सोच के बताना। पहला है, क्या है पहला? पहला है वही वहाँ की वेजिटेशन। अब आपको लगेगा कि यार एलिमिनेट हम कर लेंगे, चलिए आप दूसरा बताइए, दूसरा लिखो, रेनफॉल। तीसरा बताना है ऑल्टीट्यूड। चौथा भी बताना है, चलिए लैटिट्यूड। थोड़ा सा और टफ कर देते हैं, पांचवा भी बता देते हैं आपको, टेम्परेचर, तापमान। बताइए इसमें से, सोचिए। पहला ऑप्शन है वेजिटेशन, दूसरा है रेनफॉल, तीसरा है ऑल्टीट्यूड, फोर्थ है लैटिट्यूड और पांचवा है टेम्परेचर। आपको बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन की जो क्लाइमेट है उसको डिटरमाइन करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। एक कारक आपको बताना है, सारे नहीं बताने, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऑल ऑफ दीज, तो आप टिक कर दोगे कि ऑल ऑफ दीज है। मैं ऑल ऑफ दीज आपको दे ही नहीं रहा हूँ, इसमें से डिसाइड कीजिए, बताइए सोच के। 30 सेकंड का टाइम है आपके लिए, ठीक है। 30 सेकंड आराम से सोचना, मैं भी इधर बैठ जाता हूँ। चलिए सोचिए, जल्दी से सोचो, एलिमिनेट करो। चलिए वीडियो भी आप पॉज करके देख सकते हो, पॉज कर लेना इसको, फिर टिक करना। तो आप बताइए, वेजिटेशन जिसने टिक किया, ठीक है, आपका आंसर सही है लेकिन 50% सही है, क्योंकि वेजिटेशन ठीक है, इफेक्ट करती है भाई, इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है। ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक। तो ये पेड़ की जो पत्तियां हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करती हैं और कुछ
वापस भी भेजती हैं, तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है, और बारिश भी ये कराती है, वहाँ की क्लाइमेट को डिटरमाइन करती हैं। तो वेजिटेशन सही है, ठीक, ये भी सही है। रेनफॉल, भाई कहीं पे ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा बारिश और रोज़ हो रही है बारिश, 12 महीने बारिश हो रही है, तो वहाँ पे क्या है भाई, एक तरह से रेनफॉल वाली ही क्लाइमेट डेवलप हो जाएगी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हम बोल सकते हैं। तो बात तो ये भी सही है कि भाई जहाँ पे ज़्यादा बारिश पड़ रही है वो बारिश ही हो रही है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वेजिटेशन रहेगी, तो सब चीज़ एक तरीके की रहेंगी, इस वजह से भाई रेनफॉल भी सही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलिए ऑल्टीट्यूड, तो हाइट बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर धीरे 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 कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऊपर क्या है, ठंडा होता जा रहा है, और एकदम हाइट पे जाओगे तो बर्फ़ जम जाती है, तो ये भी सही है। लैटिट्यूड में बोलता हूँ कि देखिए इक्वेटर पे कोई खड़ा है तो गर्मी लगेगी, आप बोलोगे। अगर वो खड़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, आप बोलोगे थोड़ा सा ठंडा रहेगा। मैं बोलता हूँ 60 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, आप बोलोगे और ठंडा रहेगा। मैं बोलता हूँ 90 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, फिनलैंड या फिर आर्टिक सर्कल पे खड़ा है कहीं पे, आप बोलोगे तब तो वो खड़ा रह ही नहीं सकता, ठंड बहुत है। तो मीन्स आप बता रहे हो कि वहाँ की क्लाइमेट इस तरीके की है। और एग्जाम्पल से समझो, इक्वेटर पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई खड़ा हुआ है शाम को 4 बजे, तो जिसने क्लाइमेटिक रीजन पढ़े हैं वो बोलेगा कि वो छाता लेके खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शाम को 4 बजे सिंगापुर या इस वाले रीजन में बारिश होती है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ JNK में कोई खड़ा हुआ है, तो JNK आप समझो, इधर देखो, ये अर्थ है, ठीक, ये इक्वेटर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई इक्वेटर पे खड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे ठीक है इक्वेटर पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसके हाथ में एक छाता होगा, ठीक। छाता क्यों होगा? क्योंकि इधर बारिश होती है डेली। तो सिर्फ मैंने आपसे बोला 0 डिग्री पे खड़ा हुआ है, आपने बता दिया। तो आपने कैसे बताया? क्योंकि आपको लैटिट्यूड का एक नॉलेज है। मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई सपोज इंडिया में खड़ा हुआ है, ठीक, और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे उसने पक्का स्वेटर वगैरह पहन रखा होगा अगर वो सर्दी में है तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है। आपको कैसे पता? क्योंकि आपको पता है कि इसका लैटिट्यूड दूसरा है और वहाँ पे जनरली ठंडा रहता है। मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई पोल पे खड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे इसने बहुत ज़्यादा ही कपड़े पहन रखे होंगे, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है, -15 डिग्री 20 डिग्री और भी ज़्यादा चले जाता है। तो सिर्फ लैटिट्यूड से ही तो आप डिसाइड कर पा रहे हो। तो भाई इसमें लैटिट्यूड आंसर क्यों नहीं हो सकता? ये भी सही है। टेम्परेचर, टेम्परेचर तो भाई डिसाइड कर ही रहा है, तो आपको एक टिक मारना है, तो आप कौन सा इसमें से टिक लगाओगे? तो यहाँ पे आप समझो एक कॉमन चीज़ क्या है। आप लेक्चर का एकदम स्टार्टिंग में देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे जो प्राइम फैक्टर रहेगा वो टेम्परेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी मैंने आपको ये ऑप्शन बताए, सपोज मैंने आपसे बोला वेजिटेशन, तो वेजिटेशन में भी मैंने बोला था ना कि देखिए सनलाइट आ रही है, मतलब टेम्परेचर। रेनफॉल में मैंने बोला कि रेनफॉल क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, बारिश करती है, तो टेम्परेचर इसमें भी है। ऑल्टीट्यूड में भी ऊपर ठंडा होता जा रहा है, मतलब क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ही तो कम हो रहा है। लैटिट्यूड में भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है, तो हमको अगर एक ऑप्शन टिक मारना है तो हम टेम्परेचर ही मारेंगे, ठीक है। टेम्परेचर ही है वो इन सब चीज़ों को डिटरमाइन कर रहा है, या फिर ये सारे फैक्टर टेम्परेचर को डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना? समझ में आई बात? यही हम उत्तराखंड में अब इस लॉजिक को लगाते हैं। आप सिंपल सा समझो, इसको इरेज करते हैं पहले। अब इस आंसर को मैं चलिए उत्तराखंड पे लगा देता हूँ। बताइए कि उत्तराखंड की क्लाइमेट को डिटरमाइन करने वाला एक सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर क्या है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर? तो आप सबका एक ही आंसर आना चाहिए, वो क्या है? सर यहाँ का टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए कि देखिए इंडिया है, ये इंडिया है, एक सेकेंड, ये इंडिया है और इसमें उत्तराखंड यहाँ कहीं है, ठीक है, इस तरीके से है, ऐसा ही तो है, ऊपर है।
उसको हमने यहाँ पे रख दिया है उठा के। ठीक, तो आपको पता है कि देखिए ये नीचे इसके इंडिया की इक्वेटर जा रही है, यहाँ पे 8 डिग्री है, तो मीन्स धीरे 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 यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर कम होगा। तो जनरली उत्तराखंड का टेम्परेचर, क्योंकि ये एकदम नॉर्थ में आ रहा है, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है और JNK है, तो उस वजह से भी यहाँ पे ठंडा है। तो पहला मैं आपसे बोलूँ कि ये ठंडा रहेगा या नहीं रहेगा, तो हाँ भाई ये ठंडा है, और ठंडा भी इसको बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल। यहाँ की जलवायु अगर मैं आपसे पूछूं एक लाइन में, तो सब ट्रॉपिकल टाइप की यहाँ की क्लाइमेट है, उष्ण कटिबंधीय है, नहीं उपोष्ण, उपोष्ण बोलते हैं ना। तो अब आप सेम लॉजिक पे मुझे बताइए कि देखिए जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो देखिए उत्तराखंड की जो आमतौर पे हम जलवायु बता सकते हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि देखिए ये ट्रॉपिकल वाला रीजन है पूरा इंडिया, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट यहाँ से निकलती है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे होगी। बात सही भी है। अगर हम यूपी का बोले ना, तो यूपी में लगभग एक तरह की ही क्लाइमेट है, क्योंकि वो प्लेन है पूरा। लेकिन उत्तराखंड यूपी से छोटा है, तो वहाँ भी एक ही तरीके की होनी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में क्या है, ऑल्टीट्यूड, हाइट बहुत वेरी करती है, उस वजह से यहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है। तो चलिए अब आप इसी लॉजिक को ड्राइव करके यहाँ पे बताइए मुझे कि ये उत्तराखंड का मैप है, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे किस शहर में होगी या किधर होगी। ठीक है, एक बेसिक आइडिया तो आप ही बताओगे इसमें क्या है कि सर यहाँ तो देखिए ये प्लेन वाला रीजन है, यूपी से टच कर रहा है, यहाँ क्या होगा, यहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। क्यों रहेगी भाई गर्मी ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये सूरज है, इसकी सनलाइट सब पे आ रही है, लगभग सिमिलर तरीके से पड़ रही है। ठीक ठीक है, लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि देखिए ये जो सनलाइट है, ये जब आएगी नीचे ना, इधर आती है, सपोज ये प्लेन रीजन है, यहाँ पे आ रही है, तो पहले नीचे आएगी, ठीक है, इसको गर्म करेगी, इस सरफेस को गर्म किया, और ये जो सरफेस जब गर्म हो जाएगी तो धीरे धीरे हवा को ऊपर उठाती रहेगी। ठीक, तो इसी लॉजिक से ये सबसे ज़्यादा गर्म है, इसको एक सेकेंड एकदम रेड कर देते हैं। ठीक, तो ये वाला रीजन एकदम आप देखो ये पूरा गर्म है, ये सबसे ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये क्या है, ये प्लेन वाला रीजन है एक तरीके से, यहाँ प्लेन है, तो प्लेन है तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सनलाइट इधर आएगी और फिर इसको सबसे ज़्यादा गर्म करेगी, और फिर धीरे 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 जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो हवा धीरे धीरे ठंडी होती चली जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म। इससे थोड़ा सा गर्म ये होगा आसपास का रीजन, ठीक, उससे कम गर्म ये वाला रीजन होगा, उससे थोड़ा और कम कौन सा होगा, ये वाला रीजन। ठीक, अब धीरे धीरे ये और कम होते चले जा रहा है, यहाँ पे और कम होगा, आप ऊपर हाइट पे चले जाओगे यहाँ, तो यहाँ सबसे कम होगा, मीन्स यहाँ तो बर्फ रहेगी ये वाले रीजन में। समझ में आई आपको? तो इसी तरीके से जो SC खरकवाल साहब है वो उत्तराखंड को 6 क्लाइमेटिक जोन में बांटते हैं। कितने में? 6 में। अभी देखेंगे हम। तो पहला मैं जो आपको बता रहा था टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ में आया? एक लाइन में मुझे बताइए कि यहाँ पे हरिद्वार है, तो हरिद्वार का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर, एक सेकेंड, ऊपर रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है, ऊपर यहाँ पे आप सपोज करिए उत्तरकाशी का एक कोई जगह है बड़कोट, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी या फिर हरिद्वार में? आप बोलोगे हरिद्वार में। मैं पूछता हूँ हल्द्वानी में ज़्यादा गर्मी है या फिर नैनीताल में? आप बोलोगे हल्द्वानी में ज़्यादा गर्मी है। अगला मैं पूछता हूँ कोटद्वार में ज़्यादा गर्मी है या फिर इधर ऊपर श्रीनगर में या पौड़ी में? पौड़ी में, तो आप बोलोगे पौड़ी में कम है ना, कोटद्वार ज़्यादा गर्म है। मैं पूछता हूँ चलिए कोटद्वार या फिर इधर लैंसडाउन
ज़्यादा ठंडा है या जोशीमठ? आप बोलोगे जोशीमठ ज़्यादा ठंडा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सनलाइट, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आपने ऑल्टीट्यूड वाइज देख लिया है कि क्या स्थिति है। ठीक, बाकी तो आपको मैप ही देखना है, बस पता होना चाहिए कौन सा शहर कहाँ पर है। ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट। अब ये बात आपको समझ में आई, एक सेकंड। तो देखिए टेम्परेचर आपको समझ में आ गया है, टेम्परेचर किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम समझते हैं कि देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर से ही क्या है, बारिश होती है। रेनफॉल भी एक बड़ा फैक्टर है, रेनफॉल। लेकिन हम रेनफॉल से पहले एक तरह से पूरे सीजन देख लेते हैं, उत्तराखंड में कितने सीजन है ना, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है आपसे। तो उत्तराखंड में टोटल सीजन कितने हैं? सीजन, सीजन्स लिख लिया क्या? स्पेलिंग ही भूल गए यार। सीजन, सीजन, ठीक है। जब स्पेलिंग याद नहीं है ना, इवन एग्जाम में जब हम लिखते थे उस टाइम पे तो क्या करते थे, अगर मिस्टेक से ना, गलती से कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है कि यार लग रहा है कि ये सही से मुझे याद नहीं आ रही, तो उसमें ऐसे कुछ लिख दो कि एग्जामिनर समझ ना पाए कि ई है, ए है, ओ है, ठीक है। तो जिसकी खराब हैंड राइटिंग होती है उसको बहुत सारा नुकसान होता है, बट बहुत एडवांटेज भी होता है। क्या करे, जब हैंड राइटिंग ऐसी है, उसको आता भी होगा तभी भी नहीं दिखेगा, नहीं आता तभी भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो दोनों फायदे होते हैं। तो यहाँ पे जो आपदा है उसको अवसर में कन्वर्ट करो। चलिए सीजन कितने हैं? 3 सीजन है। पहला समर सीजन, गर्मी है। समर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, रेनफॉल, बरसात जिसको बोलते हैं। और तीसरा है विंटर सीजन, ठीक है। हमारे यहाँ जो सेशन होते हैं, किस चीज़ के सेशन, जो बजट बनता है, तो बजट भी तो 3 सेशन में बनता है बीएमडब्ल्यू में। बजट नहीं, जो पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेचर है उनकी जो बैठक होती है वो ऐसे ही होती है बीएमडब्ल्यू कि देखिए मॉनसून, एक तो मॉनसून हुआ, एक विंटर सेशन हुआ और एक बजट सेशन होता है। 3 सेशन होते हैं, तो रेनफॉल वाला, विंटर वाला, समर से पहले बजट आ जाता है, ठीक। तो 3 सीजन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समर से। समर कब से कब तक रहेगा? तो हम मार्च से काउंट कर सकते हैं, मार्च से लेके कब तक, जून में तो आ जाता है मॉनसून, जून तक, ठीक, मार्च टू जून। अब जून के बाद जुलाई, जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक रहता है पर्टिकुलरली आपका रेनफॉल सीजन। और अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है विंटर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब तक रहेगा, है ना। ये एक मोटा मोटा डिमार्केशन है। समर, समर किस लिए है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर मैंने आपको समझा दिया है क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली वर्टिकली फॉल करती है कहाँ पे, प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया गर्म होगा, गर्म होकर हवा उठेगी, हल्की होगी, और ऊपर पहुँचते पहुँचते वो ठंडी होती जाएगी, बर्फ़ तक जमा देगी। समर का इतना है, ठीक। अब समर को क्या है, उत्तराखंड में अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रीलिम में, प्री का एक क्वेश्चन है कि समर को किस नाम से बोलते हैं। तो 3 नाम है, और 3 नाम आप ऐसे याद रख लो, RRR, RRR मूवी देखी है, राजमौली जो डायरेक्टर है, उनकी मूवी है जिनकी बाहुबली थी। तो RRR, आर से, इसमें जो पहला आर है वो क्या है, रूढ़ी, इसको रूढ़ी बोलते हैं। दूसरा आर क्या है, दूसरे आर को रूरी बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाला आर बचा, 1 सेकेंड, ये लास्ट वाला जो आर बचा, इसको आर से नहीं है, इसको खरसाऊ बोलते हैं, खरसाऊ, 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 खरसा भी बोलते हैं।
तो इसमें भी खर आर आ रहा है एक तरह से, तो आपको याद रखने के लिए मैंने इसको ट्रिपल आर कर दिया है, ठीक है। ट्रिपल आर कहाँ की मूवी है? साउथ की है। साउथ में क्या है? गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में साउथ के पिक्चर देख रहे हो, ट्रिपल आर। क्या नाम है? रोडी, रूरी, खरसाऊ, मीन्स ये तीनों इसी के नाम है। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर रेनफॉल को क्या बोलते हैं? रेनफॉल सीजन में तो देखिए बारिश है, बारिश में बच्चे नहाते हैं, और जब बच्चे नहाते हैं तो इसी से आप याद रख लो, बच्चे, बच्चे, ठीक। तो बच्चे क्या है? बा से बोलते हैं हम बकसाल, इसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, बकसाल, बकसाल, हिंदी में बकसाल। और च से इसको बोलते हैं, चा से बोलते हैं चौमासा, CHAU, मासा, चौमासा, ठीक। तो बकसाल, चौमासा किसके नाम है? रेनी सीजन के। विंटर को क्या बोलते हैं? विंटर को युंद बोलते हैं, युंद। तो इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, आपको बताऊं, आप ठंड, ठंड याद रखते हो तो ये ना, तीन शब्दों का ये है, तीन का ये है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो तीनों के अलग अलग नाम प्रीलिम में आपसे पूछ लेता है, उत्तराखंड स्पेसिफिक है, याद रखना, ठीक। तो सीजन आपको पता चले, समर है, रेनफॉल है, विंटर है। अब बताइए, समर में मेनली टेम्परेचर का ही रोल है, ये आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ का 35 से 40 डिग्री रहता है। अब गर्मी देखो इस टाइम, तो शायद देहरादून में भी 40-42 मीन्स 45 तक भी पहुँच जाएगा अभी। यहाँ पे जैसे जोशीमठ है, उत्तरकाशी के ज़िले हैं, चमोली है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ठंडा रहता है, तो यहाँ टेम्परेचर कम है। बीच में क्या है? इधर थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, ठीक। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि समर किस तरीके से उत्तराखंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब रेनफॉल, तो रेनफॉल के लिए हम अलग से बना लेते हैं, क्योंकि रेनफॉल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रेनफॉल उत्तराखंड में होती कैसे है? तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि इंडिया में मॉनसून आता कैसे है। देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो हमारा इंडिया इसी में आ जाता है, तो हमें बस इसी की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ पे क्या है, जो विंड्स हैं वो चलती हैं इस तरीके से, क्या बोलते हैं इनको? ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। अब आमतौर पे क्या होता है कि देखिए, ये सन है, ठीक, आइडियल कंडीशन में ये सीधा यहाँ पे गर्मी करता है, और जैसे ही गर्मी करता है तो होता क्या है, ये पूरा एरिया गर्म हो जाता है, ये गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो यहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगी, है ना, ये हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा क्या होती है? हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। तो गर्म हवा क्या होती है? हल्की हो जाएगी और ऊपर उठेगी, ठीक। और यहाँ पे जो जगह है उसको छोड़ देगी, यहाँ पे एक तरह से गैप हो जाता है, इस गैप को चेस करने ये यहाँ से हवाएं आती हैं आइडियल कंडीशन में जनरली। लेकिन क्या हो कि ये जो गर्मी है, ये जो सन है, सपोज आप देख रहे हो कि ये सन अभी यहाँ पर है, क्या हो कि ये ऊपर चला जाए, यहाँ आ जाए, ठीक, तब तो दशाएं चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से ये हटा देते हैं इसको हम। अब ये क्या है? ऊपर आ गया है, तो ऊपर कैसे आएगा? जैसे ये ऊपर आता है तो ये गर्मी कहाँ करेगा? इधर, ठीक, इस वाले रीजन में। और इस रीजन में ये जो लाइन थी, जो यहाँ गर्मी की लाइन थी, ये भी धीरे 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 ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी, और ये लाइन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। ये लाइन यहाँ से ऊपर खिसक गई इस तरीके से, ये ऊपर खिसक गई, क्योंकि ये तो सन को ही फॉलो कर रही है, ये ऊपर खिसक गई, ठीक। अब होगा क्या कि देखिए, यहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाएंगी, ऊपर उठेंगी,
ऊपर उठी है सब। जैसे ही ऊपर उठती है तो यहाँ पे जगह छोड़ देती है, तो यहाँ पे एक तरह से वैक्यूम क्रिएट हुआ। हम लो प्रेशर भी बोलते हैं इसको, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब होगा क्या कि देखिए, पहले तो यहाँ पे लाइन थी, तो इस लाइन को चेस करती हुई ये पवनें यहाँ तक आ जाती थी। अब ये लाइन यहाँ पे रही नहीं, ये सब हट चुकी है। क्यों? क्योंकि जो सन है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो ये करें क्या? इनके सामने बड़ी परेशानी है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है किसी ने, हम उससे ऊपर जा नहीं सकते। जाएंगे तो भाई दूसरे एरिया है, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब किसी ने इसको डिवाइड किया है, तो सोच समझ के क्या होगा। तो जिसने भी डिवाइड किया वो ये बोलता है कि जैसे ही आप 0 डिग्री क्रॉस करोगे तो हवाएं क्या है, दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, राइट हैंड साइड पे अपने मुड़ जाती हैं, है ना। जैसे आप समझो, हम अभी इंडिया में हैं, तो इंडिया में हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, हम राइट साइड पे चलाते हैं, मीन्स राइट हैंड पे बैठते हैं एक तरीके से, और हमें जो डायरेक्शन दी जाती है कि आपको गाड़ी अपनी हमेशा लेफ्ट में रखनी है, ठीक है। मीन्स आपको गोल चक्कर अगर लेना है, ठीक है, आपकी कार यहाँ से जाएगी इस तरह से, बाइक जो भी जाए, तो आपको ऐसे नहीं कि आप इधर से निकलोगे, आपको पहले इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, और घूम के फिर आपको इधर आना है, इस तरह से यू टर्न या फिर गोल चक्कर आपको घूमना है। तो हम क्या है, जनरली अपनी लेफ्ट साइड पे चलते हैं, जबकि दूसरी कंट्रीज में क्या है, राइट साइड पे चलते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा जो सीट होती है ड्राइवर की, वो किस साइड होती है, जिस साइड हम बैठते हैं वहाँ नहीं, वो लेफ्ट वाली साइड में होती है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ की कंट्री है, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो नदर्न हेमिस्फीयर का भी ये तरीका है, वो बोलता है सीधे सीधे कि जब भी आप इक्वेटर क्रॉस करोगे, तो यहाँ आप गाड़ी इस तरीके से चला रहे हो, जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा, राइट हैंड पे अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ेगी, राइट हैंड पे आपको चलानी है, ठीक। तो ये राइट हैंड पे चलाने लगते हैं। अब इनकी आखिरी मंजिल क्या है, इनकी मंजिल है ये वाली लाइन, कि इसको फिल करना है, बस यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें पता चलता है कि इधर इंडिया भी आ रहा है, तो ये इंडिया में इस तरह से घुस जाते हैं, ठीक। अब जब ये इंडिया में एंटर किए तो आप समझो, ये तो हुआ इंडिया का नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, तो साउथ और वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून है। समझ में आई बात? फिर से देख लो आप एक बार। देखिए, ये साउथ है, ये वेस्ट है इंडिया के, और हवाएं यहाँ से जा रही हैं, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी पड़ेगी। तो इंडिया में मॉनसून कहाँ से आता है समर के टाइम पे या रेनी सीजन में, वो आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, दूसरा ड्रॉ करते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं कि देखिए ये इंडिया है, मॉनसून अपना आ चुका है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे एंट्री लिया, तो एक तो तरीका ये है कि भाई सीधे सीधे आप जा रहे हो, ठीक, तो अंदर घुस जाओ। लेकिन यहाँ क्या है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे पहाड़ी है सभी, और पहाड़ी भी ऐसी है, बहुत कॉन्टिन्यूस रेंज है, इसमें से हवा निकलना आसान नहीं है। मीन्स थोड़ी बहुत हवा निकल सकती है, इसमें ज़्यादा हवा निकल नहीं पाती, तो टकराती है, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, बाकी ये ऊपर जाके फिर इस तरीके से यहाँ पहुँचती है। लेकिन आप कुछ समझो, यहाँ से इतनी दूर से जा रही है, पहुँचते पहुँचते यहाँ तक तो थक ही जाएगी। दूसरा एक तरीका और है कि देखिए, आप यहाँ पे हिट किया, लेकिन यहाँ पे आपको दीवार दिखाई दी पहाड़ के रूप में, तो आप अपनी डायरेक्शन आपने मोड़ ली इस तरीके से। जैसे ही आपने डायरेक्शन मोड़ी तो आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ तो पूरा ये बे ऑफ बंगाल है, पानी पानी है, पानी पानी है, तो और ज़्यादा मॉइस्चर लेती है। आप जाते हो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में आपने एंट्री ली। अब नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, तो इस पहाड़ से आप घूम जाते हो इधर की तरफ, इस तरफ घूम जाते हो, ठीक। पहुँचते पहुँचते यहाँ अपना कहीं उत्तराखंड है, वहाँ पहुँचती है। तो अब देखिए मैप की ज़रूरत है हमें, 1 सेकेंड। अब आप मुझे बताइए, इस मैप को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, सपोज इधर, ठीक, तो हवा किस साइड से आ रही है, दिख रहा है आपको मैप ये?
ये वाला मैप दिख रहा है ऊपर, तो हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से। ठीक, तो चलिए अब इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़े तरीके से देखते हैं भाई कहाँ से आ रही हैं हवाएं। तो हवाएं किस तरीके से आ रही हैं? हवाएं इधर से आ रही हैं, ये इस तरीके से। तो एक पॉइंट जो आपको लिखना है कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो उत्तराखंड में किस डायरेक्शन से एंटर करता है। तो उत्तराखंड की ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर से एंट्री ले रहा है। ठीक, ये बात समझ में आई, इधर से एंट्री ली इसने। ठीक, इधर से हवाई साउथ वेस्ट मॉनसून कहाँ से आता है? ईस्ट की तरफ से आता है। तो अब दूसरा लॉजिक आप मुझे बताइए कि जब ये यहाँ से आ रहा है तो बारिश पहले इधर ज़्यादा करेगा, इधर इधर करते करते यहाँ तक थक जाएगा और यहाँ पे बारिश बहुत कम हो जाएगी। तो उत्तराखंड में जो वर्षा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने पे कम होगी या ज़्यादा होगी? बताइए। जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल रिड्यूस होती है, कम होती है। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलिए। तो बस आपको इतना सा ये समझाने के लिए ये 2 पॉइंट मैंने आपको पूरा इक्वेटर बताया, उसके बाद इंडिया बताया और इंडिया के बाद ये स्थिति आपको पता चली। ठीक, अब सबसे ज़रूरी चीज़ वो क्या है? देखिए, आपको पता है, हमें पता है कि उत्तराखंड ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्लेन है, अलग अलग वहाँ पे दशाएं हैं। जैसे आप समझो ये तो प्लेन एरिया है, इधर से हम ड्रॉ करते हैं, ये प्लेन है। प्लेन के बाद क्या है? छोटी छोटी ये पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी है। फिर उसके ऊपर क्या है? थोड़ी और ऊंची पहाड़ी है। ठीक, और उसके ऊपर क्या है भाई? ये ग्रेट हिमालय है। इस तरीके से ही तो है ना। ठीक, ये स्थिति है अपनी उत्तराखंड की। ठीक है, ये समझ में आया? अब चलिए इस पे नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? इसको तो प्लेन बोल देते हैं हम, भाबर तराई प्लेन, ये प्लेन रीजन है। ये छोटी जो पहाड़ी है ये किसकी है? शिवालिक की है, शिवालिक। ये क्या है? ये मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय, हिमाचल भी बोलते हैं इसको, हिमाचल। और ये क्या है? ये ग्रेट हिमालय है, ये पूरा महान हिमालय, महान। ठीक है, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। तो अब आप मुझे बताइए, बारिश आई, ठीक है, इधर से ये बादल आए हुए हैं, ये यहाँ से आ रही है रेनफॉल। तो प्लेन वाले रीजन में देखिए ये तो पैरेलल निकल जाएगी, यहाँ पे तो कहीं बारिश होगी नहीं, सीधे कहाँ टकराएगी? शिवालिक से पहले। ठीक, तो सबसे ज़्यादा बारिश है ना, जितनी भी ये बवाल लेके आएगी यहाँ से ज़्यादातर वो शिवालिक पे बरस जाएगा। फिर थोड़ा बहुत और जो बच गया है तो मीन्स इसके ऊपर भी तो आ रहा होगा, वो मिडिल हिमालय पे बरस जाएगा। और कुछ तूफान आ रहा होगा और इससे बचते हुए ये यहाँ हिट करता है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? आपका ग्रेट हिमालय पे। लेकिन आप समझो यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा और यहाँ सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी उत्तराखंड में? तो शिवालिक वाले रीजन में होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, शिवालिक वाले रीजन में होगी। मीन्स पहाड़ थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से टकराएंगे बादल, ये बादल बने तो पहाड़ से जब इनकी टक्कर होगी तभी तो बरसेंगे ना ये। इधर भी देखिए पहाड़ से टकरा रहा है तब बारिश है, इधर पहाड़ से टकरा रहा है तब यहाँ पे बारिश है। ठीक, तो अब आपसे अगर वो पूछने लगे
कि प्लेन में ज़्यादा बारिश होगी या फिर शिवालिक में? आप बोलोगे शिवालिक में। फिर पूछेगा शिवालिक में ज़्यादा बारिश है या मिडिल हिमालय में? तो आंसर शिवालिक में। शिवालिक में ज़्यादा बारिश है या फिर महान हिमालय में? तो भी शिवालिक। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय में से ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? आप बोलोगे मिडिल हिमालय में। ठीक है, या फिर प्लेन में और मिडिल हिमालय में बारिश कहाँ होती है ज़्यादा? तो मिडिल हिमालय में जितनी होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ प्लेन में हो ही जाएगी, क्योंकि देखिए शिवालिक से टकराया तो पहाड़ से टकरा के पहाड़ पे तो बरसेगा ही, प्लेन वाले रीजन में भी तो थोड़ी बहुत बारिश करेगा, तो यहाँ भी बरसता है। देहरादून में बारिश नहीं होती क्या? देहरादून में भी होती है, वहाँ भी होती है। ठीक, तो इसी से आपको एक निकल के आएगा पॉइंट, क्या कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, किस जगह पे होती है? तो नाम आएगा क्या? राजपुर। राजपुर। आप देहरादून गए हो, रहते हो, तो देहरादून पैसिफिक मॉल, उसके आगे राजपुर गांव पड़ता है, तो राजपुर में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप मसूरी पहुंच रहे हो, तो मसूरी तो आपका मिडिल हिमालय में है। ठीक, तो मिडिल हिमालय से पहले क्या पड़ता है? शिवालिक। तो मसूरी से पहले क्या है? ये शिवालिक की रेंज है। तो राजपुर में क्योंकि शिवालिक की रेंज है, शिवालिक की, इस वजह से वहाँ पे बारिश ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, एवरेज बारिश कितनी है उत्तराखंड में? तो एवरेज कितना है? 155 सेंटीमीटर, इतनी बारिश है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो राजपुर है, लेकिन अब रिकॉर्डेड होने लगा है कि नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर में कितना रिकॉर्ड हुआ था? 318 सेंटीमीटर। ठीक है, राजपुर में कितनी है? 252 है शायद, 252 है या 318 के आसपास, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो नरेंद्र नगर, तो नरेंद्र नगर भी कहाँ है? इधर ही आता है। आप मसूरी वाले पहाड़ से थोड़ा देखोगे, चंबा, चंबा से थोड़ा सा और दूर जाओगे तो वही वाली रेंज आपकी पड़ जाती है, शिवालिक और मिडिल हिमालय वाला, ये वाला गैप। ठीक, ठीक है, तो नरेंद्र नगर एवरेज कितनी होती है? 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन और ड्रॉ करेंगे, वो है क्या पॉइंट अपना, कि देखिए इस मैप को उठा के अगर मैं सीधा कर देता हूँ, कैसे कि उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में प्लेन रीजन, ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया, तो ये ऐसे नहीं है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समझे आप बात को? हम देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये है अपना क्या? प्लेन। देखिए ये है पूरा प्लेन रीजन, ये है प्लेन रीजन। ठीक, तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना? ऊपर क्या है? शिवालिक में थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा रहेगी। इधर बारिश होगी लेकिन थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, और यहाँ तो पूरा बर्फ ही पड़ी रहेगी। ठीक, तो हम देखिए जैसे ही साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो बारिश सिक्वेंशली कम हो रही है। तो जब हम, कहाँ था अपना पॉइंट? पॉइंट अपना है ये वाला, इधर ही लिख लेना। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं उत्तराखंड में, तो बारिश सिक्वेंशली, ये ग्रेजुअली कम होती है, कम होती जाती है। ठीक, चलिए एक और हम मैप उठाते हैं, रेनफॉल मैप। रेनफॉल मैप ऐसा कोई है नहीं उत्तराखंड में, फिर भी हम बना लेंगे, इसमें कुछ हेडेक नहीं है ज़्यादा। कैसे बनाना है? जब भी आपको ड्रॉ करना है, तो ये मैप है, इस मैप का आप ऐसे समझो कि इस रीजन को आपने लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देना इसमें, इस तरीके से। इस रीजन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे कितनी होगी? 150 लिख सकते हैं,
आइडिया से लिख देना, इतना कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इधर कितनी होगी 100 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक, और ऊपर देखो इधर कितनी होगी, यहाँ पे आप लिख देना 60 सेंटीमीटर, और इधर 40 सेंटीमीटर या उससे भी कम। ठीक, तो ये क्या है, रेनफॉल मैप आपने ड्रॉ कर दिया है। रेनफॉल हो गया ड्रॉ बस आइडिया से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो देखिए समर सीजन देखा, रेनफॉल देखा। रेनफॉल में जो बारिश हो रही है रेनी सीजन में हो रही है। एक बार और बारिश होती है, वो कब होती है, वो होती है आपकी कब, विंटर में। विंटर रेनफॉल। तो विंटर में कैसे होती है, विंटर को क्या बोलते हैं, युंद, इंग्लिश में HYUND, युंद। ठीक, अब होता क्या है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे जापान में आपको याद है कि कुछ सैनिक थे जो बम गिराने आए थे। कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे बम गिराए तो उन्हें क्या है, जल्दी से भागना था। अब जैसे ही वो भाग के जा रहे थे US की तरफ, तो उन्होंने देखा कि उनको जितना टाइम लगना चाहिए था उससे कम टाइम लगा US पहुँचने में, जबकि आने में उतना ही टाइम था। तो फिर उन्हें पता चला कि भाई ऐसा क्यों हुआ, रिसर्च हुई उस पर। तो रिसर्च में फिर पता चला कि नहीं, कुछ विंड्स हैं जो एकदम हाई ऑल्टीट्यूड में चल रही हैं। कुछ हवाएं हैं जो आपके हमारे सामने चलती हैं, इसके ऊपर चलते हैं तो थोड़ी सी तेज़ हवा होती है, और तेज़ है। उससे भी ऊपर जाओगे आप थोड़ा और हाइट पे, ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे। ट्रोपोस्फेयर कितने पे है, 8 से 16 मीटर, 16 किलोमीटर। ठीक है, ये सपोज सरफेस है, हम अभी यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, आप हम लोग, तो हमें एक एवरेज हवा फील हम करते हैं। आप देखना, आप किसी अगर बिल्डिंग पे जाओगे, छत पे जाओगे, टावर पे ही पहुंचते हो, तो वहाँ पे आपको हवा थोड़ी सी तेज़ दिखाई देती है, बहुत तेज़ दिखाई देती है। तो ऐसे ही ऊपर हाइट पे है लगभग 15 किलोमीटर एवरेज हाइट पे ट्रोपोपोज है आपकी। तो वहाँ पे क्या है, बहुत तेज़ एक विंड का आप बोल लीजिए गुच्छा टाइप है, जो बहुत नैरो हैं, वाइड हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट स्पीड है। इवन ये जो जेट्स हैं उनको भी बहुत तेज़ या फिर स्लो कर सकती हैं। ठीक, इतनी स्पीड से ये चल रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। जेट स्ट्रीम एकदम बेसिक बता रहा हूँ मैं, वरना इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में जब हमने कभी पढ़ा था इसके बारे में, तो अभी तो जेट स्ट्रीम हमें क्या मीन्स, जनरली आप सब यहाँ जनरली लोग क्या पढ़ते हैं कि पोलर जेट स्ट्रीम, इक्वेटोरियल, ठीक है, ये अलग अलग जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल, वेस्टर्ली जेट। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अलग अलग बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कैसे है कि भाई यहाँ से लेके इतने प्रेशर है तो पहले इतनी चलेगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो उस सब में नहीं जाना, सिंपल आप समझो जेट स्ट्रीम, ये तेज़ हवा चल रही है ऊपर, हम यहाँ पे एकदम बेखबर, मीन्स अनजान है। तो अब होगा क्या, ये अपना उत्तराखंड है, सपोज ये अपना उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड कहाँ पर है, तो चलिए इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इंडिया है अपना। तो आपको हमें सबको पता है कि यहाँ देखिए पहाड़ है, ये तो सबको पता ही है, ये सब पहाड़ है इधर। ठीक, ये पहाड़ है। तो होगा क्या, मेडिटेरेनियन सी है, आप इधर देखोगे यूरोप में, तो मेडिटेरेनियन सी से क्या होता है, वहाँ से कुछ हवाएं उठती हैं, ठीक, ऊपर उठती हैं, और ऊपर से फिर ये एक हाइट पे पहुँचने के बाद मूव करना स्टार्ट करती हैं, और ईरान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुँचती हैं। इंडिया इनको दिखाई देता है कि अरे तो पहाड़ खड़ा हुआ है, हिमालय है, इसको कैसे क्रॉस करे। तो ये इससे टकराती हैं कि चलिए कोई नहीं, देखा जाएगा, पहले टकरा लेते हैं। टकरा के अगर ये ऊपर की तरफ उठी तो ऊपर उठ के भाई यहाँ तो पहाड़ नहीं है, ये सीधी निकल जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये टकराई,
टकरा के ये ऊपर तो गई नहीं, नीचे की तरफ आ गई है, इस तरफ। इधर ही है हमारा उत्तराखंड। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड आ रही है, सर्दी का मौसम है, ठीक है, बादल तो उस टाइम पे थोड़े बने ही रहते हैं, मीन्स पानी तो रहता ही है, बस उसको क्या है, बरसना बाकी है। तो ये पुश कर देती है और बारिश हो जाती है, वर्षा हो जाती है, ठीक है। तो विंटर रेनफॉल होती है। ये आती कहाँ से, देखिए वेस्ट से आ रही है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन डिस्टर्ब ये नॉर्थ इंडिया में करती है, अदरवाइज उत्तराखंड को तो ये फायदा ही करती है। भाई मसूरी में बर्फ कब गिरती है, जब ये आती है, ठीक, इसकी वजह से बारिश होगी, बारिश क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो बर्फ वो हो जाती है कन्वर्ट। ऐसे ही जितने भी प्लेसेस हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे ये स्नोफॉल यही कराती है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, जो सेब हैं उनको पकने में मदद करती है, ठीक है। जो और वहाँ की कृषि है, गेहूं की फसलें हैं, तो मीन्स ये फायदा ही करती है ज़्यादातर उत्तराखंड का। क्या नाम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो विंटर में जो रेनफॉल होती है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। समझ में आई बात। तो उत्तराखंड के वो देखिए कहाँ से आ रही है, वेस्ट की तरफ से आ रही है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी या विंटर में जो रेनफॉल होगी तो वो वेस्टर्न साइड में ज़्यादा होगी, इधर कम होगी, ठीक। तो अब आपको रिवर्स एक स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा कि जब विंटर में रेनफॉल होती है तो वो रेनफॉल वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने पे उत्तराखंड में कम होती है, ठीक है। तो समर का थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। अब जो रेनफॉल हो रही है टोटल, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड में बारिश होती है, 85% लगभग जो बारिश है वो कब होती है, रेनी सीजन में, रेनी सीजन में। बाकी जो 15% है वो कब हो रही है, कितना, 15%, 15% लगभग हो रही है कब, विंटर में। और ये जो 5% है, बहुत थोड़ी सी रेनफॉल है, 5%, ये कब होती है, ये होती है समर में, ठीक, याद रहेगा। तो रेनफॉल आपकी समझ में आई, ठीक है। क्लाइमेट चैप्टर है इजी, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। एक बार समझ लोगे आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक ये फायदा देगा, ठीक है। तो उत्तराखंड का ही क्लियर हुआ। तो अब हम आते हैं, कहाँ थे हम, मूल टॉपिक से नहीं भटकेंगे, आप परेशान मत होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमने देखिए टेम्परेचर देख लिया, रेनफॉल देख ली है, अभी क्या देखना है हमें, ऑल्टीट्यूड भी हमने देख लिया है। ऑल्टीट्यूड क्या है कि सपोज ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई कहाँ पे कैसी जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी, वेजिटेशन कैसी होगी। तो ये तो अपना लगभग 28 डिग्री तक इसका विस्तार है, ये 28 डिग्री है, ठीक। ये 31 डिग्री नॉर्थ आ जाता है, 31 डिग्री। तो इन 2-3 डिग्री में हम कैसे याद रखेंगे, हम ये थोड़ी बोलेंगे कि 28 डिग्री इतने मिनट पे ऐसी क्लाइमेट है, फिर 29 डिग्री इतने मिनट पे ऐसी है, फिर 30 डिग्री इतने मिनट पे ऐसी है, फिर 30 डिग्री इतने मिनट पे, फिर 31 डिग्री इतने मिनट पे, और यहाँ 31 डिग्री डैश मिनट पे ऐसी क्लाइमेट है। ऐसे तो ना याद रहेगी ना समझ में आएगी, ठीक है। ऐसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। वो कैसे करते हैं, उनका तरीका देखिए। उनका तरीका है एकदम देसी, कि भैया प्लेन से पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू करो। सपोज हम प्लेन में हैं अभी और 300 मीटर की यहाँ पे हाइट है, तो 300 से देखो 900 मीटर की हाइट कहाँ कहाँ है। तो हम पहुँचते हैं कि देखिए यहाँ 900 है, यहाँ 900, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो 300 से 900 मीटर की हाइट पे एक क्लाइमेट होगी। इसके ऊपर जाएंगे हम 900 से 1800 मीटर, वहाँ पे एक अलग तरीके की क्लाइमेट होगी। 1800 से फिर 900 का ही पहाड़ा पड़ना है, 2700 मीटर, यहाँ पे एक अलग तरीके की क्लाइमेट है। 2700 से 3600 मीटर, और 3600 से 4200 मीटर, ठीक है।
तो 300 से 900 मीटर की जो हाइट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, उपोष्ण जलवायु। ठीक, इसके ऊपर चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेट, टेम्परेट। और इसके ऊपर जाएंगे तो उसको भी हम टेम्परेट बोलते हैं। अब यार टेम्परेट टेम्परेट तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कैसे, तो हम इसको बोल देते हैं कि ये टेम्परेट है लेकिन थोड़ी सी गर्म है, तो इसको बोल देंगे वार्म टेम्परेट। ये टेम्परेट है लेकिन थोड़ी सी ठंडी है, तो कूल टेम्परेट। ठीक, अब इसके ऊपर हम जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इसको कोल्ड ही बोल देंगे सीधा सीधा, कि यहाँ की जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन है, ठंडा प्रदेश है। कोल्ड के ऊपर जब हम जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? एल्पाइन, एल्पाइन। और उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ तो देखिए सारे ग्लेशियर है, तो इसको ग्लेशियर बोल देंगे। ग्लेशियर है ना, यहाँ पे मीलम ग्लेशियर है, आपका भागीरथी खर्क है, सतोपंत, बंदरपूंछ, ठीक है, श्रीकंठ, ये सब है, तो वो ग्लेशियर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तरह की क्लाइमेट बनी। किसके हिसाब से? एज पर हाइट, ऑल्टीट्यूडनल वाइज। तो अकॉर्डिंग टू एससी खरकवाल, खरकवाल, उत्तराखंड climatic region can be divided into 6 different climatic zone, starting with subtropical, then warm temperate, cool temperate, cold, alpine and glacier. They are divided या फिर categorized as per altitude. अब जो भी आपको लैंग्वेज लिखनी है कि भाई 300 से 900 मीटर में ऐसा मिलेगा, इसमें इस तरह से, ठीक है, ये 4200 मीटर प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए इसको भी हम कट करते हैं। ऑल्टीट्यूड भी हमने देख लिया, ऑल्टीट्यूड हुआ, टेम्परेचर भी हमने देख लिया, और रेनफॉल और इसके सीज़न भी हमने देख लिया। लैटिट्यूड मैंने आपसे बोला कि 28 से लेके 31 तक विस्तार है, तो इन 3 डिग्री में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, तो लैटिट्यूड उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में उतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक, तो ये 4 काम तो अपने हो गए हैं मेन मेन। अब बचा है क्या? वेजिटेशन, ह्यूमिडिटी और कॉन्टिनेंटैलिटी। अब हम इसको देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वेजिटेशन। तो वेजिटेशन में क्या है? ठीक है, वेजिटेशन में क्या है? आप समझो फिर से उत्तराखंड का मैप, ये मैप है उत्तराखंड का। ठीक, यहाँ पे अब देखना, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट? कि जब हम देखते हैं इक्वेटर, तो इक्वेटर पे आपको पता है कि देखिए जब सन यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है, वर्टिकल उसकी रेज आती है, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा हल्की होगी, गर्म होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के यहाँ पे बारिश करेगी। ठीक है, तो बारिश होगी। अब जब बारिश होगी और रोज़ बारिश होगी तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो क्या है, एक तरह से बहुत मजबूत हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें डेली उस चीज़ को झेलना है, तो इसको हार्डवुड बोलेंगे हम। यहाँ की जो लकड़ी है हार्डवुड रहेगी। ऊपर से एक चीज़ और होगी कि कोई पेड़ यहाँ पे सपोज छोटा है, उसे पता है कि भाई मुझे रेनफॉल चाहिए, और रेनफॉल से भी ज़्यादा ज़रूरी है, बारिश तो मुझे मिल ही जा रही है, मुझे धूप चाहिए। धूप नहीं मिलेगी मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ जितने पेड़ हैं वो सारे बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनकी पत्ती इतनी ज़्यादा है कि मुझ तक ये सनलाइट नहीं आने देंगी। तो ये पेड़ भी क्या है, रेनफॉल रिसीव करने के लिए और धूप रिसीव करने के लिए अपनी हाइट बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर सारे ही पेड़ लगभग बहुत हाइट के रहते हैं। ठीक है, जैसे मोहोगनी, मोहोगनी हार्डवुड है, बहुत हाइट रहती है इसकी। ठीक, अब जहाँ पे देखिए इस तरह का कंपटीशन नहीं है कि बारिश कभी कभी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखिए बारिश, आप सपोज एक छोटे बच्चे हो, ठीक, और आपको पता है कि फिर सभी छोटे हैं, ऊपर से बारिश आ रही है, तो आपको ऐसे थोड़ी कि हाथ उठाना है, भाई सभी है आपके ऊपर आके वो गिरनी ही है, तो आप अपनी हाइट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ रहेंगे उनकी हाइट रिलेटिवली कम रहेगी।
है ना, क्योंकि इनको ऐसा कुछ बारिश तो चाहिए नहीं। और इसके ऊपर हम देखते हैं जो और पेड़ रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, यहाँ तो घासीज होनी, मीन झाड़ ये सब होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, सन की वर्टिकल रेज इतनी पड़ती नहीं है, गर्मी इतनी होगी नहीं, गर्मी इतनी नहीं होगी तो बारिश भी इतनी नहीं होगी, बारिश इतनी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर इनको फिर ज़रूरत भी नहीं है, सनलाइट इन तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई आपको कि अगर जिराफ देखिए कहाँ पे था, इधर ही कहीं रहा होगा। अगर आइडिया हमें लगाना है कि जिराफ वगैरह कहाँ है, तो आप क्या आइडिया लगाओगे कि भाई जिराफ कहीं इधर ही है, उसकी गर्दन ऊंची इसी वजह से हुई क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है इनकी पत्ती खाने के लिए उसको ऊपर देखना था। ठीक, अगर वो यहाँ पे रहता तो उसकी गर्दन ऊंची होती नहीं, वो तो नीचे उसको झुकना पड़ता, गर्दन और नीचे हो जाती है उसकी, क्योंकि जो यहाँ पे घास है वो तो जमीन पे है, तो वो ऐसे ऐसे उसको चरना पड़ता। ठीक है, समझ में आई बात? तो कहीं ऐसे यही बात तो नहीं है कि हमारे यहाँ की जो गाय भैंस हैं वो उतनी छोटी रह जाती हो, जबकि इवोल्यूशन से अगर वो पेड़ से ही पत्ते तोड़ती तो उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती, गर्दन ज़्यादा बढ़ जाती, हो सकता है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आई। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में भी देखो, ये तो प्लेन वाला रीजन है, ये प्लेन है, इसमें क्या आता है, भावर, तराई, बांगर, खादर, ये वाला रीजन आता है। बाबर, तराई, बांगर, खादर, हाइट कितनी है भाई, 300 से 900 मीटर है मैक्सिमम। ठीक है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है। बारिश कैसी है यहाँ पे, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बारिश आपने पढ़ा है कि इधर ही होती है, शिवालिक की तलहटी में। ठीक है, फोर्टिल्स ऑफ शिवालिक या शिवालिक वाले रीजन में या शिवालिक के नीचे। तो अब यहाँ पे जो पेड़ होंगे वो कैसे होंगे, एक तो क्या कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश चाहिए तो वो चौड़ी पत्ती होगी, फैले हुए पेड़ होंगे। ठीक है, उन्हें सनलाइट भी चाहिए तो थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा होगी। तो इधर जो पेड़ होंगे उनकी हाइट रिलेटिवली ज़्यादा रहेगी, बहुत हाइट रहेगी इनकी। ठीक, इसके ऊपर जो रहेंगे उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसके ऊपर जो रहेंगे उनकी हाइट जनरली और कम हो जाएगी, और यहाँ तो बचेंगे ही नहीं, घास घास रहेगी बस। ठीक, समझ में आया आपको? बाबर, तराई, भांगर, खादर, यहाँ पे लंबे पेड़ मिलेंगे, चौड़ी पत्ती के मिलेंगे, जो रेनफॉल रेजिस्टेंस होंगे, है ना, मीन्स रेनफॉल को टॉलरेट कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप याद रख लो, क्या है, साल है, शीशम है, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, बोलते हैं ना साल की लकड़ी यूज़ करो घर में। तो भाई क्यों है, क्योंकि बहुत तप के बना हुआ है। आप लोग जो जिसको जितना टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते हुए, तो आप ज़्यादा तपे हो, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, पता नहीं कब होगा, जब भी होगा आप बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा करोगे। ठीक है, साल, शीशम। और एक चीज़ और बताऊं, लाइफ में ना सबका टेस्ट होना है, ये बात आप तैयार रखना, चाहे कोई महल में पैदा हुआ है या सड़क पे पैदा हुआ है, दोनों का लाइफ ऐसी चीज़ है कि वो टेस्ट लेगी, सबका टेस्ट लेगी। आप देख लो ना, इस देश में जो इस टाइम पे सबसे बड़े घर से पैदा हुए लोग हैं, कौन है? राहुल गांधी को मान सकते हैं। राहुल गांधी भाई वो चाहते तो सब कुछ उन्हें मिल जाता बहुत पहले, अगर वो पीएम वीएम बनना चाहते तो जब तक मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी वो बन जाते, लेकिन संयोग ऐसे बने, नहीं बन पाए। उसके बाद मोदी जी आ गए। अब मोदी जी ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जिसको टक्कर देना आसान काम नहीं है, तो अब उनसे लड़ते 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 वो ग्राउंड पे भी आ गए, लोगों के साथ रह रहे हैं, ड्राइवर के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, मीन्स पूरे भारत यात्रा करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी इधर सब में घूम रहे हैं। तो उनका अगर कोई देखे कि यार स्टार्टिंग में कि यार 40 साल के जब वो थे तो उस टाइम पे क्या लगता होगा कि यार कितने बड़े घर में पैदा हुए, पैदा होते ही इनको विरासत में पॉलिटिक्स मिली, पॉलिटिक्स मिलने के बाद मंत्री भी बन सकते हैं, पावर इतनी है, सांसद हैं ही, ठीक है, अब पीएम भी बन जाएंगे। तो उस टाइम पे लोगों को लगता होगा 2014 से पहले कि भाई किस्मत हो तो राहुल गांधी जैसी। आज कोई बोलेगा, है ना, आज आप बोल सकते हो, आप हम बोल सकते हैं कि भाई किस्मत हो तो राहुल गांधी जैसी। क्यों? क्योंकि वो हमसे तो बहुत ही ऊपर है। लेकिन
उनके हिसाब से सोच के देखो कि यार सब कुछ होने के बाद भी वो जिस वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है, और उस पोस्ट पे भी इतना दमदार कॉम्पिटिटर बैठा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक सीट हिला पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो छोड़ दे अपनी मर्जी से तो फिर भी आसान है, लेकिन आप मोदी जी का कैरियर उठा के देखो, जब से वो चुनाव लड़ना उन्होंने स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक हारे नहीं है कोई भी। मीन्स वो अपना चुनाव तो कभी नहीं हारे, तो वो चुनाव नहीं हारे हैं, इतने टाइम से पॉलिटिक्स में है, ये आम बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, चलिए जब पॉलिटिक्स की बात चल रही है, अभी 2014 में मोदी जी को थम्पिंग मेजोरिटी मिली, 282 290 के आसपास उनको सीट मिली, वो शेर बन गए। ठीक, गुजरात से आए थे, लग रहा था कि नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन आए और उस टाइम पे जो गठबंधन की राजनीति थी उसको पीछे छोड़ के वो शेर बने। 2019 आया, 2019 में 300 से भी ज़्यादा उनको सीट मिली और पूरे एनडीए को 350 से भी ज़्यादा, वो बब्बर शेर बने। अब 2024 में क्या हुआ, किसी वजह से उनको एक सेटबैक लगा और भयंकर वाला लगा। इवन आप उनकी फोटो भी देखोगे, जिस दिन वो इलेक्शन के बाद ही शाम को अपने पार्टी ऑफिस आए थे तो लोगों ने देखा कि भाई वो रो रहे हैं। ठीक है, था भी ऐसा कुछ, क्योंकि इतना बड़ा शौक था उनके लिए, जहां 400 पार वहां 240 रह गए। तो हुआ क्या, शेर तो वो फिर भी रहे लेकिन घायल हो गए। और उसके बाद से जो कमबैक है आप देख लो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती थी उन्होंने वो भी कर डाली। हरियाणा चुनाव कितना लग रहा था कि हार गए, जीत गए, और कितने 2/3 बहुमत से जीत रहे। महाराष्ट्र में 2/3 मेजोरिटी, और कहाँ चुनाव हुआ है, बंगाल में भी हुआ है 2/3 मेजोरिटी, दिल्ली में हुआ है लगभग स्पेशल मेजोरिटी उनके पास है। तो जहां भी चुनाव, बिहार में देखो, अभी तक बिहार में उनके पास अपना एक चेहरा नहीं था, अब सीएम भी बना दिया है। क्यों? क्योंकि वो घायल शेर थे। इस बार 2024 में जब वो हारे तो शेर तो रहे बट घायल हुए, उसके बाद से देखो थम्पिंग मेजोरिटी चली आ रही है। तो मोदी जी का भी टेस्ट हुआ है, जैसे ही वो सीएम बने थे तो गुजरात के राइट्स हुए, दंगे हुए, उसका एक कलंक उनके सर पे लगा। फिर भूकंप वगैरह भी आया था भुज में। तो उस सबको, जैसे ही आप पॉलिटिक्स में आए हो, आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई हो, तो लग रहा है कि भाई कैरियर ख़त्म हो जाएगा। उससे वो लड़े, आगे बढ़े। अभी राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, वो भी, उनको शुभकामनाएं हैं कि वो भी आगे जाएं। भाई जो मेहनत करेगा वो आगे जाना चाहिए। ऐसे ही अब आ जाओ सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में जिस ईयर हम मीन्स एग्ज़ाम सोचा था कि भाई देना है, तो उस टाइम पे आपको याद होगा टीना डाबी, उन्होंने टॉप किया था। और हम सब लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में थे और क्या बोलते थे कि यार किस्मत हो तो ऐसी हो कि भाई पहला अटेम्प्ट था उनका, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, पहला अटेम्प्ट, पहली रैंक। आप सोच नहीं सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही रहता है यार किसी के लिए भी। तो किस्मत ने 22 साल की एज में इतना सब कुछ उन्हें दे दिया। ठीक है, एकदम अर्ली एज में। किसी किसी को 42 साल में भी नहीं मिलता है, 45 में पूरी जिंदगी निकल जाती है तभी भी नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे लगा भाई किस्मत हो तो ऐसी हो, भगवान कुछ भी करके बस ऐसा बना दे। ठीक है, इतना भी बन जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएंगे। लेकिन जब 2-4 साल बाद उनकी देखी स्थिति कि भाई जहाँ शादी की थी वो शादी नहीं चली, शादी के बाद फिर डिप्रेशन, फिर अलग अलग उन पे आर्टिकल भी आने लगे कि सुसाइडल थॉट्स, ये सब चीज़ें थी। मीन्स अगर उन्होंने रिवील नहीं भी किया तो आप समझ सकते हो कि यार जिसके सामने, जो इतनी बड़ी पब्लिक फिगर है, ऐसी कंडीशन है, तो उसके सामने ये सारी चीज़ें हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, भले ही वो सामने ना आए। तो एक जो टेस्ट होना था उनका भी हुआ है। ठीक है, किसी किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो 8-10 साल वो टेस्ट में ही निकल जाते। तो टेस्ट आपका तब चल रहा है, उसके आगे की जो लाइफ है वो थोड़ी सी सही रहेगी। तो एक ना एक बार आप पूरी जिंदगी में बहुत अच्छे से, आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको एक बार रगड़ा जरूर लगेगा, है ना, आपकी घिसाई तबीयत से होगी। ऐसा होगा, एक टाइम एक फेज ऐसा आता है कि बिल्कुल ये सब कुछ छोड़ दो यार, खत्म करो। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं क्या, बेकार है सब कुछ। सब कुछ करने के बाद भी ऐसी कंडीशन बनी कि एक तरफ मुझे इंटरव्यू देने जाना था और दूसरी तरफ एक ऐसी कंडीशन थी, इतनी
ट्रॉमेटिक कंडीशन थी कि मीन्स मैं चाहता था कि मैं इंटरव्यू ना दूं, मैं वहाँ चले जाऊँ। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन भी लाइफ में आती है। तो सब चीज़ें फिर धीरे 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 उस टाइम पे ऐसा लगा कि बस ठीक है, इसके बाद 1-2 महीने बाद नहीं जीना है। डिसाइड कर लिया बिल्कुल कि अच्छा क्या करना है। उसके लिए प्लानिंग भी थी कि यार एक तो इंश्योरेंस कराना है ताकि जाने के बाद किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, वो सब चीज़ें देखी, सब कुछ कर लिया। लेकिन फिर बाद में धीरे 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 पता नहीं दिमाग कैसे चलता है, मैच्योरिटी आती है, क्या चीज़ें होती हैं कुछ नहीं पता। तो इवेंचुअली अब देख लो, जिंदा है, खड़े हैं, कर रहे हैं जो भी है। तो ये है लाइफ में सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। एक टाइम आएगा, एक फेज आएगा, वो चाहे आपका थोड़े टाइम के लिए आए, 1-2 साल 3 साल, ज़्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप किसी को भी उठा के देख लो, सबके साथ प्रॉब्लम तो आएगी। एक बार तो आपको पूरी लाइफ आप समझ लो कि 60 साल की आपकी एक्सपायरी डेट है, 70 साल की ले लो, 80 की ले लो, उसमें एक टाइम ऐसा आएगा, इतना बुरा टाइम आएगा कि वो रगड़ा लगता है। ज़्यादातर बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं तो उनका ये स्ट्रगल फेज वो वही चीज़ है। ठीक है, आप निकल जाओगे तो बढ़िया है, आपको लग रहा है कि आपके साथ वाले निकल गए तो ठीक है, निकल जाने दो। आगे चल के चेक एंड बैलेंस है, प्रकृति सब चीज़ें बैलेंस करके चलती है, किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं देती। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, ये देखा आपने, साल, शीशम, और कौन सा पेड़ है यहाँ पे, तून, तून का पेड़ है, खेर भी है यहाँ पे। ठीक, तो साल, शीशम, तून, खेर, ये सारे पेड़ यहाँ मिलते हैं। कहाँ, इस वाले रीजन में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहीं पे मिलेंगे, थोड़ा सा ऊपर भी आप जाओगे ना, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर भी मिल जाएंगे। अब इस वाले रीजन में हम पहुँचते हैं। तो ये क्या है, शिवालिक वाला रीजन है, शिवालिक। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है, मिलती हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस वाले रीजन में भी। ठीक है, ये शिवालिक का रीजन है आपका। यहाँ भी ये सारे पेड़ कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, और कुछ ऊपर के जो पेड़ होंगे मिडिल हिमालय के, वो भी आपको मिलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, शिवालिक बोलेंगे, शिवालिक, वालिक। ठीक, शिवालिक। अब इसके ऊपर हम बढ़ते हैं, सपोज ये वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या है, ये मिडिल हिमालय है। ठीक, अरे मैजिक है, ये तो खुद से ही चले जा रहा है। ये क्या है फिर, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, ये क्या है, मिडिल हिमालय वाला रीजन है, मिडिल हिमालय है ये पूरा, ये मिडिल हिमालय का रीजन है। ठीक, तो इसमें वेरिएशन है, मीन्स थोड़ा ये ऊपर भी चला जाएगा इस तरीके से। तो ये मिडिल हिमालय का पूरा रीजन है। यहाँ पे कौन से पेड़ मिलते हैं, तो यहाँ के पेड़ थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या है, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। ठीक, अब यहाँ पे किस तरीके के पेड़ मिलते हैं, आप ऐसे समझो, ये एक पहाड़ है, मिडिल हिमालय है ना, ये शिवालिक है, यहाँ से ये मिडिल हिमालय स्टार्ट हुआ। तो मिडिल हिमालय की जो तलहटी है एकदम, ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन, तो इसमें कौन सा पेड़ मिलता है, इसमें मिलता है चीड़, 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 पाइन जिसको बोलते हैं, पाइन। इस पाइन से ही क्या है, ये क्या है, एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, IAS है, मीन्स इसको ब्रिटिशर लेके आए थे, और ये क्या है, फैलता गया उत्तराखंड में। आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको एक तरह से कर्स भी बोलते हैं, कर्स ऑफ उत्तराखंड। क्यों, क्योंकि जो चीड़ है, इसकी जो पत्ती है उसको बोलते हैं पिरुल,
और पिरुल क्या है, हाईली फ्लेमेबल है, मीन्स एक बार आग पकड़ी उसमें तो पूरे में आग लग जाएगी, बहुत जल्दी आग लगती है। तो इसमें क्या है, पिरुल में आग लग जाती है। इसीलिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी इसके लिए, क्या, पिरुल लाओ, पिरुल लाओ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो कैसे, कि बोला कि जो भी लोग हैं वो आसपास जितना भी पिरुल होता है, ये जो पत्तियां होती हैं, इसको उठाइए, उठा के सरकार आपसे खरीदेगी, 2 या 3 रुपए किलो में उसको खरीदेगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा सरकार को, कि देखिए जितना भी पिरुल था अब साफ़ नहीं करना पड़ेगा, खुद लोग साफ़ करके ले आएंगे। ठीक। दूसरी चीज़, लोकल के लोग क्या करेंगे कि यार ये खाली पड़ा ही हुआ तो है, 10 किलो भी हम ले गए तो ठीक है, हमें 40-50 रुपये मिल जाएंगे, 1 कुंटल ले गए तो और ज़्यादा 400 रुपये मिल जाएंगे, तो फ्री में उनको पैसे भी मिल रहे हैं एक तरीके से। तीसरी चीज़, अब अगर आग लग रही है तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये पिरुल जल जाएगा तो एक तरीके से हमें जो पैसा मिलता वो नहीं मिलेगा, तो वो बुझाने की कोशिश करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और सरकार को बेच देंगे। तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे थे। अच्छा, इसको ब्रिटिशर लेके क्यों आए थे, क्योंकि इससे ना चीड़ से एक गोंद निकलती है, गोंद, गोंद आप समझते हो, एडहेसिव जो होता है एक तरह से चिपचिपा पदार्थ है, लीजा, लीजा, तो उससे लीजा निकालते थे। ठीक है, तो उस लिए लेके आए थे, लेकिन वो तो चले गए, इसको छोड़ गए। छोड़ने के बाद इसकी ये स्थिति हुई और इसने लगभग जितने बांज वांज के पेड़ हैं सबको खत्म करके खुद वहां तक पहुंच गया। क्योंकि देखिए पिरुल का पेड़ है, उसने पत्ती गिराई, पत्ती में आग लगी, आग लग के वो फैली, तो आसपास यहाँ पे सपोज पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं, ओक के पेड़ हैं, वो जल गए, वो वहां से हटे, तो ये क्या, ये वहां तक फैल जाएगा। तो इसने ओक के जो फॉरेस्ट थे उसको रिप्लेस कर दिया है। क्यों भाई, ओक क्यों जरूरी है, तो ओक के पेड़ देखिए पहले आप समझो कहाँ होते हैं, तो हाइट पे ओक मिलता है आपको, ओक, ओक इसको बांज बोलते हैं, बांज का पेड़। ठीक है, इसको ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड। क्यों, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, कि आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो पानी है, रिजर्वोयर है, कोई रिजर्व, उसको बना के रखता है और रिचार्ज भी करता है। तो ये किसानों के लिए भी फ़ायदा है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए फ़ायदा है। तो ये तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए इसको ग्रीन गोल्ड बोल देते हैं। लेकिन चीड़ ने इसका काम तमाम किया हुआ है। तो चीड़ और ओक, तो एक रिपोर्ट भी आई थी कि ओक के जो जंगल हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और चीड़ और फैलता जा रहा है। तो कुछ लोकल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया था, आंदोलन भी किए थे, कुछ रिजल्ट अभी तक उसका कुछ निकला नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो आपको समझ में आया। मैं आपसे बोलूं कि मिडिल हिमालय में चीड़ मिलता है, बांज मिलता है, तो वो तो आपको समझ में आ गया है। देखिए मिडिल हिमालय में चीड़ और बांज, ओक और पाइन या चीड़, ये मिलता है। लेकिन आपको पता चला ना कहाँ कहाँ मिलता है, किस हाइट पे मिलता है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप जाओगे, मिडिल हिमालय से ऊपर, सपोज ये ग्रेट हिमालय है, ऊपर ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय में भी सेम कंडीशन है कि भाई ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है, सपोज नीचे वाला ये तलहटी वाला पार्ट, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, देवदार, देवदार। ऊपर क्या मिलेगा आपको, बुरांस मिलेगा, रोडेंड्रोन्स जिसको बोलते हैं, रोडेंड्रोन्स, बुरांस, बुरांस। समझ में आई बात। तो अब आपको लग रहा है कि यार देवदार कम हाइट पे मिलता है, कम हाइट पे नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ से आप इसकी हाइट देखोगे, हाइट ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रेट हिमालय है उसकी जो लोअर हाइट है वहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके ऊपर रोडेंड्रोन्स मिलता है, उसके नीचे ओक है, चीड़ है। ठीक है, चीड़ के नीचे ये सारे हल्दू वगैरह है ना, इसमें हल्दू लिखा गया, हल्दू और लिख लेना, हल्दू। तो शिवालिक में क्या क्या मिलेगा, साल, शीशम, तून, खैर, हल्दू, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, सब कनेक्टेड है, ओक, चीड़, उसके ऊपर देवदार, रोडेंड्रोन्स, बुरांस। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा इस वाले रीजन में, तो यहाँ तो वनस्पति होंगी क्या,
भाई बिल्कुल नहीं होगी। क्यों ही होगी, इधर कुछ है ही नहीं, सब ग्लेशियर है, पूरा ग्लेशियर है, सारे ग्लेशियर यहीं पे, तो वहाँ तो वनस्पति कोई होगी ही नहीं, होने ही नहीं देंगे। अब ये जो हिमालय है, तो यहाँ पे देखिए कुछ घास के मैदान भी मिलते हैं, कुछ घास के मैदान है, ठीक है, कुछ घास के मैदान भी हैं यहाँ पे, कुछ घास के मैदान है। उसको क्या बोलते हैं, बुग्याल, चोपटा वगैरह ये सब बुग्याल है। तो यहाँ पे क्या है, घास के मैदान है, उसको क्या बोलते हैं, बुग्याल, बुग्याल, बुग्याल या फिर पयार भी बोलते हैं, बुग्याल, पयार, ठीक है। ये घास है। तो देखिए जैसे आप हाइट बढ़ती जा रही है तो सबसे ज़्यादा हाइट इनकी है, फिर चीड़ की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा लेकिन कम है, मीन्स रिलेटिवली कम है, इसकी कम होगी, इसकी और कम और कम। बुरांस का पेड़ तो मुझसे भी छोटा ही है। और ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा इधर। तो बीच में इसके क्या मिल जाएगा आपको, कुछ घास मिल जाएगी, घास मिलती है, और घास में ही ये झाड़ पत्ती मिलती हैं। उसी झाड़ी में से कुछ हम औषधि बोल देते हैं, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में अगर आपको 2-3 नाम लिखने हो तो आप लिख लेना। क्या नाम है भाई, अश्वगंधा, अश्वगंधा मिलता है। और क्या मिलता है, शीलाजीत, शीलाजीत, कीड़ा जड़ी, ये तो बर्फ में मिलती है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो आपको एक तरह से वेजिटेशन का भी पता चला कि वेजिटेशन कैसी मिल रही है एज पर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो वेजिटेटिव डाइवर्सिटी आपको पता चली, ठीक है। ह्यूमिडिटी, अब आर्द्रता देखिए कैसी होगी, ये पूरा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। तो यहाँ तो देखिए रिवर ठीक ठाक है, ठीक। आप ऊपर जा रहे हो, ठंडा बढ़ता जा रहा है, तो ह्यूमिडिटी वेरी करती है कि भाई किस रीजन में। सपोज मैं बोल दूं आपसे कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से रिवर निकल के जा रही है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो वो वेरी करती है, इसलिए ह्यूमिडिटी यहाँ पे कोई एकमात्र फैक्टर नहीं है। कॉन्टिनेंटैलिटी भी यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कितने क्लाइमेटिक रीजन है उत्तराखंड के, किस तरह से क्लाइमेट डिटरमाइन होती है, वेजिटेशन कौन सी मिलती है, और इस तरीके से आपको ये समझ में आया, ठीक है। कुछ दिमाग में इमेज बनी। अब आपको क्या करना है, जो बुक है, ये बुक थी अपनी, ये हिंदी में है, इसमें जो क्लाइमेट होगी आपको उसको पढ़ना है। 15 मिनट में पढ़ लोगे, 20 मिनट लगेंगे हार्डली, और उसी में यहाँ से उठा के नोट्स इसमें लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, रिवीजन में हेल्प होगी, और कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा ये क्लाइमेट तैयार हो गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। अगर अच्छा ये एफर्ट लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा और इवन ज़्यादा इंटेंसिटी से वीडियो लेके आए। अभी क्या है, इरेगुलर रहती है ना, टाइम मिला तो फिर बना दिया, नहीं मिला तो नहीं आई। हम क्या है, फिर ज़्यादा अगर इस पर व्यूअरशिप आएगी, ज़्यादा लोग देखते हैं, आप लोग ही शेयर करोगे, और कुछ तो है नहीं भाई, हम प्रमोशन तो करते नहीं है। आप लोग शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अगर लोग देखेंगे तो इस पर कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसे नहीं है, सिंपली हम और ज़्यादा मोटिवेट हो के और ज़्यादा इस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप बताना, अपनी फीडबैक देना, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।